Hello everyone, this is Prishika Tongar and I welcome you all to our Prince Institute of Innovative Technologies, Institute for Competitive Examination. तो जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बता दिया है कि भाई आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो टीचर है वो मैं हूँ, ठीक है? तो इंग्लिश आप मेरे साथ कवर करेंगे, मेरे साथ आप इंग्लिश पढ़ेंगे और आपकी इंग्लिश की नैया पार कराने की ज़िम्मेदारी मेरी रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम बस अपना बेसिक सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपकी इंग्लिश एग्ज़ाम में आती है और उन चीज़ों को प्रिपेयर करने की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी, जिसके साथ हम इंग्लिश के चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? जो भी सारा बेसिक सिलेबस है इंग्लिश का, ओके? तो उस पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सिलेबस के लिए हमारी क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो सब हम इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपको इस क्लास से आइडिया हो जाएगा कि हमारी आगे आने वाली क्लासेस में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे रहेंगी, कैसे-कैसे आपको करना है, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ये इंग्लिश सेक्शन है ना, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स हैं, आपका क्लैट का एग्ज़ाम है, आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है या फिर आपके एमबीए के एग्ज़ामिनेशन है, फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश का वही बेसिक सिलेबस है। भई 3 पिलर है इंग्लिश के, कौन-कौन से पिलर हैं? हाँ जी, तो फर्स्ट है आपका ग्रामर, वोकैब्युलरी एंड थर्ड है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं इंग्लिश के जिस पर आपका पूरा इंग्लिश डिवाइडेड है, ठीक है? फर्स्ट पिलर कौन-सा है? फर्स्ट है हमारा ग्रामर, सेकंड हमारा रहेगा वोकैब्युलरी एंड थर्ड हमारा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? ये 3 आपके पिलर्स हैं इंग्लिश के 1, 2, 3 और इन तीनों पिलर्स को टैकल करने की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी? कैसे-कैसे हम पढ़ेंगे तीनों को? वो सब आगे जानते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट पिलर डिस्कस करते हैं ग्रामर। ठीक है भाई, ये सबसे ज़्यादा वास्ट है आपका ग्रामर सेक्शन और बच्चों को बहुत डर भी लगता है ग्रामर सेक्शन से कि मैम इतने सारे रूल्स होते हैं, कैसे याद होंगे? और जो इंग्लिश हम बोलते हैं ना, जो इंग्लिश हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो डिफरेंट होती है और जो बेसिक ग्रामर रूल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो अलग होते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप शायद गलत इंग्लिश यूज़ करते आ रहे हो, ओके? जैसे आप बोलते हो आई एम थिंकिंग, बोलने के लिए हम बोल देते हैं आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो इसका मतलब यही है कि मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ। बट अगर आप ग्रामेटिकली इसको देखोगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? आई एम थिंकिंग बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है वो हम आगे सीखेंगे। चलो अभी बता देती हूँ, कहीं आपके मन में एकदम से हो जाए कि भाई क्या रीज़न है, हम तो आज तक बोलते आ रहे हैं, फिर मैम ने कैसे कह दिया गलत है। देखिए ये जो हमारा वर्ब है ना थिंक, हाँ जी, ये जो हमारा वर्ब है थिंक, ठीक है? ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। अब आप ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, बस जितना मैं अभी बता रही हूँ उतना समझ लो। अब मैंने ये आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया, तो आपका डाउट क्लियर करना मेरा काम है। तो ये जो थिंक है ना, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? देखिए स्टेटिव वर्ब होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। क्या सोचने में कोई एक्शन हो रहा है? हाँ जी, आप सोच रहे हैं, क्या इसमें कोई फिज़िकल एक्शन हो रहा है? नहीं ना, सोचने में कोई फिज़िकल एक्शन नहीं होता, राइट? तो जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनके साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करते। ओके? कॉन्टिन्यूअस टेंस डाल के कट कर दो। जो भी हमारी स्टेटिव वर्ब है जैसे थिंक, रिमेंबर, नो, राइट? ये सारी हमारी स्टेटिव वर्ब्स है। इसमें आप कोई मतलब फिज़िकल एक्शन नहीं कर रहे, राइट? अब सोचने में कोई फिज़िकल एक्शन नहीं होता, याद करने में कोई फिज़िकल एक्शन नहीं होता, किसी को जानने में कोई फिज़िकल एक्शन नहीं होता। तो स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते। है ना? नई चीज़ सीखी ना आपने? तो ऐसे ही नए-नए कॉन्सेप्ट आप डेली मेरी क्लासेस में सीखोगे। तो आपको ना डर नहीं पालना मन में कि भाई इतने सारे रूल्स होते हैं। आपको चीज़ें ऐसे लेके चलनी है कि भाई हम डेली कुछ नया सीख रहे हैं। है ना? थोड़ा आप मतलब इस चीज़ को ऐसे लेके चलो कि भाई हम भी अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा इंग्लिश मत बोलो, ठीक है? गलत बोल रहे हो। ऐसा कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। आई एम थिंकिंग कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको यूज़ करना है आप बोलोगे आई थिंक,
मैं ऐसा सोचता हूँ, ओके? तो ऐसे लेके चलना है इंग्लिश को, आराम-आराम से करेंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज़ लेकर चीज़ें चलेंगे, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। जो भी आपके डेली टॉपिक्स हो रहे हैं, उनको डे टू डे अपना कवर करो, रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएँगी। और रही देखो रूल्स की बात, कि बहुत सारे वास्ट रूल्स हैं, ऑब्वियसली है, ठीक है? बहुत सारे रूल्स हैं जो याद करने स्टार्टिंग में मुश्किल होते हैं। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भई नहीं जा रहा दिमाग में, इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे, इतने सारे रूल्स हैं, रट्टा मारना है। बट ऐसा नहीं है, विद टाइम आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवाइज़ करोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो सारे रूल्स ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हो जाएँगे। ठीक है? वो वाली सिचुएशन आ जाएगी अगर आप डेली मेरी क्लासेस देखोगे। आपके माइंड में फ़ीड कराना मेरा काम है, बाकी क्लासेस में बने रहना आपका काम है। ओके, तो ये ग्रामर का देखिए हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी बेसिक इंट्रोडक्शन की। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन की रहेगी, जिसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें आपका शेयर करेंगे। जैसे आप हमेशा सुनते आ रहे हैं भाई, नाउन, प्रोनाउन, है ना? संज्ञा, सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड्स। बट एग्ज़ैक्टली आपको नहीं पता होता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हमारी उसी की रहेगी। ठीक है? इस क्लास में जो फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी, इसमें बस आपका ये बेसिक-बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि हाँ भाई, ईज़ी है, कर सकते हैं। फिर सेकंड क्लास देखिए हमारी बेसिक ऑफ वर्ब की रहेगी। अब देखिए वर्ब है ना, वर्ब क्या होता है? जो एक्शन शो करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना क्या है? एक्शन है, वर्ब है, क्रिया है। ठीक है? आई एम टीचिंग यू, टीच क्या है? वर्ब है, राइट? तो फर्स्ट क्लास हमारी बेसिक रहेगी, वर्ब की बेसिक क्लास हम लेके चलेंगे। क्योंकि इसके बाद जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो भई इन सब के लिए ना हमें वर्ब की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्लास हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन की है, सेकंड क्लास हम वर्ब का बेसिक कवर करेंगे, जितना हमें नीडेड है इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। उसके बाद देखिए थर्ड क्लास में हम अपना टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस भाई फाउंडेशन है। ये जो आपका टेंस चैप्टर है ना, ये आपका फाउंडेशनल चैप्टर है। अगर आप कभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भी जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको टेंस ही पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके डे टू डे यूज़ में जो आप सेंटेंसेस बोलते हो, ठीक है? जो भी आप इंग्लिश बोलते हो, वो सारा आपका टेंस से ही निकलता है। ओके, तो थर्ड चैप्टर हमारा टेंस रहेगा। फिर टेंस के बाद हम अपना वॉइस कवर करेंगे, हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है? जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? जहाँ सीधा फ़ोकस आपका किस पे होता है? कर्ता पे होता है, डूअर पे होता है कि भई आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ फ़ोकस किस पे है? मेरे पर है, आई पर है, कर्ता पर है, डूअर पर है, सब्जेक्ट पर है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस। ओके? और भाई पैसिव वॉइस क्या होता है? यू आर बीइंग टॉट बाय मी। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर फ़ोकस किस पर है? यू पर है, आप पर है। क्या आप कोई काम कर रहे हो? नहीं। आपके ऊपर काम कराया जा रहा है। ठीक है? तो ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस है। अभी ये मत बोलना कि मैम लिख दो भई, हम आगे पूरे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए हमारा नरेशन आएगा। नरेशन के लिए भी भई हमें हमारा ये टेंस और वॉइस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसी के ऊपर सारे रूल्स होते हैं। ओके? नरेशन में जैसे कि आपने कुछ बोला, फिर उस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। ये जो 2-3 आपके चैप्टर्स हैं ना, हाँ जी, ये जो 2 आपके चैप्टर्स हैं, एक तो आपका वॉइस और ये आपका नरेशन। ये भई आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं इधर लिख देती हूँ MIP। ठीक है? ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आपके किस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ? एसएससी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं एसएससी एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ।
अगर आप पर्टिकुलर एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके ये क्लासेस देख रहे हैं, तो ये 2 चैप्टर्स भई अच्छे से करना, स्किप मत करना, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से ना आपके भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीपीयू एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हैं, तो भाई मेंस में ना वॉइस और नरेशन से आपके 40 टू 50, ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 40 टू 50 क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर से आते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चैप्टर्स है। बस आपको एक बार रूल्स पता लग गए ना, तो उसके बाद क्वेश्चन यूँ चुटकियों में उड़ते हैं। ओके? तो ये हमारा वॉइस और नरेशन रहेगा। फिर एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। टॉपिक तो छोटा है, बट इससे ज़रूर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो वॉइस, नरेशन, टेंस, वर्ब बेसिक, ये सब कवर करने के बाद हम अपना क्वेश्चन टैग कवर करेंगे। फिर हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस भी एक छोटा-सा चैप्टर है क्वेश्चन टैग की तरह ही, ठीक है? 1 से 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। फिर हम अपना कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे एंड देन हमारा आएगा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट। कौन-सा भाई? वो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ जी। ये जो आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीवीआईपी। हाँ जी। इस चैप्टर को आपको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस ही इतने बनते हैं। चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका एसएससी है, बैंक है, सीडीएस है, एनडीए है, अगर आपका पेपर में अगर आपके 10 क्वेश्चन ग्रामर के आ रहे हैं ना, तो 10 में से 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका इस टॉपिक से आते हैं। तो समझ जाइए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फिर से मैं वही बोलूँगी कि डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। उसके बाद वही फिर हम अपना थोड़ा-सा एडवांस्ड वर्ब करेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्लास में क्या करा था? बेसिक ऑफ वर्ब करा था, जितना हमें नीडेड है आगे के ये चैप्टर्स कवर करने के लिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ठीक है? फिर उसके बाद हम अपना थोड़ा-सा एडवांस्ड वर्ब करेंगे एंड देन हमारा क्या आएगा भई? फिर हमारा आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ जी, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच क्या होता है? स्पीच होता है बोलना। अब हम बोलते हैं, बोलते कैसे हैं? सेंटेंसेस के थ्रू बोलते हैं। तो सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय बनाते हो, तो चाय में ऐसे चाय बन जाती है क्या? नहीं ना। आप पहले पानी चढ़ाते हो, पानी जब उबल जाता है फिर अदरक डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, इलायची डालते हो, जब उसमें और बॉयल आता है तो फिर दूध डालते हो, चीनी डालते हो, है ना? तो पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिला के आपकी चाय बनती है। सिमिलरली सेंटेंस, हाँ जी, जो हमारा ये सेंटेंस है ना, इसके भी पार्ट होते हैं। अब भई कौन-कौन से पार्ट होते हैं, वही सब आपका कवर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आपके दिमाग में क्या एक चीज़ आई, कौन-सी चीज़? कि मैम आपने ग्रामर का सब कुछ तो बता दिया, बट अभी तक नाउन, प्रोनाउन इन सब का तो नाम ही नहीं आया। तो अभी तो आएगा। ठीक है, तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हाँ जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके क्या-क्या है? आपका सबसे पहले आएगा नाउन, संज्ञा, राइट? सेकंड आपका क्या है? प्रोनाउन। ये सब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। थर्ड आपका क्या रहेगा भई? आपका एडजेक्टिव रहेगा, विशेषण। सही बोला ना मैंने? हिंदी में विशेषण ही बोलते हैं। एडजेक्टिव रहेगा। फोर्थ आपका क्या रहेगा? एडवर्ब रहेगा। फिफ्थ आपका क्या रहेगा भई? प्रीपोज़िशन रहेगा। सिक्स्थ आपका क्या रहेगा? कंजंक्शन रहेगा। और सेवंथ आपका क्या रहेगा? इंटरजेक्शन रहेगा। ठीक है? आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके? ये सारे आपके टॉपिक्स हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। ओके? तो ये सारे टॉपिक्स हम उसके बाद कवर करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, रूल्स भी आपके भई फिर बहुत सारे नहीं होंगे, डरने वाली बात नहीं है। हम वही करेंगे क्लासेस में, देखिए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी आपको ना ऐसे फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा ज्ञान के लिए, नहीं। ये ज्ञान वाली क्लास तो है, बट ज्ञान आपको सिर्फ़ वही लेना है जो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिला दे, क्योंकि भई हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यहाँ पर सिलेक्शन लेने आए हैं, हम यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए।
ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। आगे चले भई हमने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए कि ग्रामर के क्या-क्या टॉपिक्स हैं, कैसे-कैसे हम लेकर चलेंगे। बट एक बार डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भई, ग्रामर तो हम पढ़ लेंगे, रूल्स हम सारा पढ़ लेंगे, चैप्टर वाइज़ पढ़ लेंगे। अब किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं? तो देखिए, एक तो आपका स्पॉटिंग एरर्स आता है। आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ए, बी, सी, डी 4 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड होगा। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है, कौन से पार्ट में आपकी गलती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपका देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का भी आ सकता है। कोई पूरा सेंटेंस होगा जिसको हाइलाइट कर दिया होगा और आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको बताना है कि इस हाइलाइटेड पार्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर नो एरर, है ना, कि ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपका स्पॉटिंग एरर्स है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स है और काफ़ी बार देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है। सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में आपको फिल अप दे दिया है और फिर आपके 4 ऑप्शन हैं। तो उसमें भी भई आपका ग्रामर के रूल्स ही तो यूज़ होंगे ना। अगर आपको पता ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ जी, ये मेरा फिल अप का क्वेश्चन है, आई डैश हिम यस्टरडे। अब देखिए 4 मेरे ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेट, सेकंड ऑप्शन है मीट, थर्ड ऑप्शन है हैव मैट, ओके, और फोर्थ ऑप्शन है मीटिंग, राइट। तो ऐसे आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस है, आई डैश हिम यस्टरडे। 4 आपके ऑप्शन है, मैट है, मीट है, हैव मैट है, मीटिंग है। अब आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पे क्या आएगा? कैसे पता लगेगा? कि जब आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप चैप्टर वाइज चीजें कवर करोगे, जब आप मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि देखिए यहाँ पर हमारा क्या है। ये जो वर्ड यस्टरडे आया है ना, हाँ जी, ये जो वर्ड आपका यस्टरडे है, ये क्या दिखाता है? ये आपका पास्ट दिखाता है, ठीक है? और पास्ट के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? आई मेट हिम यस्टरडे, ओके? तो ऐसे-ऐसे आप अपना पूरा ग्रामर कवर करोगे, आप रूल्स याद करोगे, रूल्स की प्रैक्टिस करोगे, मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो ईज़िली क्वेश्चंस आपके यूँ बन जाएँगे। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी सारी हम प्रैक्टिस करने वाले, इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि कैसे याद होगा। सब कुछ याद होगा, बस आपको क्या करना है भई, साथ बना के रखना है, साथ नहीं छोड़ना है। ऐसा ना हो कि भई आप 1, 2, 3, 4 क्लासेस, 10 क्लासेस देख लो स्टार्टिंग की बहुत ज़ोर-शोर के साथ और फिर लास्ट में बिल्कुल ऐसे कि यार देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसे नहीं करना है। अगर आप 1 दिन की क्लास स्किप करते हो ना, तो फिर डेली का बन जाता है कि यार कल कर लेंगे, चलो कोई नहीं 2 क्लासेस ही तो हैं, नेक्स्ट डे सारी कर लेंगे। बट वो नेक्स्ट डे कभी नहीं आता और फिर वो 1 क्लास की जगह 10 क्लासेस आपके ऊपर पेंडिंग हो जाती हैं। और फिर उसको करने के लिए तो भाई एक्सट्रीम लेवल का मोटिवेशन चाहिए। तो वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ मोटिवेशन की नीड ना पड़े, वहाँ तक नहीं जाना है। अभी से अपना थोड़ा-थोड़ा करके चलो। ओके, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर चीज़ हम अपना टाइम से कवर कर लेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। अब देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर के हमारे क्या-क्या टॉपिक हैं और कैसे-कैसे फिर क्वेश्चंस बनते हैं। अब इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो देखिए सबसे पहले जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करा था, जो चैप्टर वाइज़ मैंने आपको बताया जैसे हमारी क्लासेस चलेगी, तो हम पहले सबसे पहले हम अपना चैप्टर वाइज़ कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर वाइज चीज़ें अपना कंप्लीट करेंगे, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है? हम सारा अपना टॉपिक वाइज पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम अपना मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करेंगे। पहले सबसे पहले जैसे मान लो हमने टेंस खत्म करा, तो टेंस का हम टॉपिक वाइज भी एरर करेंगे। जैसे एक टॉपिक मैंने आपको कराया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है? मैंने आपको एक टॉपिक कराया सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट क्लास में। तो सिंपल प्रेजेंट पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, जहाँ से आपकी एरर पूछी जाती है, वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। फिर जब आपका एक बार टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पूरा पूरा उस चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस करेंगे।
ओके। और जब आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें आपका क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है। अब आपने पढ़ा है तो आपको पता लगाना होगा एरर कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार चैप्टर वाइज कंप्लीट करके फिर हम अपना बहुत लग कर मिक्स्ड एरर प्रैक्टिस करेंगे। इतनी प्रैक्टिस करेंगे भाई, फिर कैसे नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, कैसे याद नहीं होगा। ठीक है, सब होगा। और देखिए, ये है हमारा क्या भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। हाँ जी, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, अब ये क्या है? ये भई आपके लिए एक बोनस है। बोनस कैसे है? बोनस ऐसे है कि देखिए, एग्ज़ाम में देखिए चैप्टर वाइज़ मैंने आपको बता दिया, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंडीशनल, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। बट एग्ज़ाम में ना एक पैटर्न मैंने देखा है। पैटर्न क्या है? चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, ठीक है? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस ना एक रिपीटेड पैटर्न पर फॉलो होते हैं। ठीक है? एक रिपीटेड पैटर्न होता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और जहाँ से बार-बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन एरर के आ रहे हैं ना, तो 10 में से आपके 7 या 8 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से आते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से आते हैं। ओके, तो ऐसे ही ना बहुत सारे हमारे रूल्स हैं। वो इतने ज़्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ना, कि हर एक एग्ज़ाम में ना बार-बार वहीं से क्वेश्चन, वहीं से वही पैटर्न चलता आ रहा है। तो वो जो रिपीटेड पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं ना, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स भी मैं आपको कराऊँगी। ठीक है? वो रूल्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर साल, हर बार और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा लगा ना? है ना? थोड़ा-सा अगर आपको ये हो रहा हो कि भई इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? टेंशन मत लो, हम सब कुछ अपना कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ-साथ ये बोनस गिफ्ट आपको मेरी तरफ से है, हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स भी कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स हमारे क्या है? वो रूल्स जहाँ से बार-बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भई सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले रूल्स हैं, मैं उन पर अपनी पकड़ बना लूँ, है ना? भई सबसे पहले आप वो चीज़ करो ना कि जिसको लेकर आपको 100% हो जाए कि हाँ भाई, इतना कर लिया तो मेरा एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ओके? तो यहाँ पे भई हम आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, आपका स्कोर बनाने के लिए ही आए हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पिलर पर, वो क्या है भई? वो है हमारा वोकैब्युलरी। ठीक है भई? वोकैब्युलरी भी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैंक एग्ज़ाम्स में तो आपका इतना नहीं आता, बाकी एग्ज़ाम्स में, बट अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स, ठीक है, पर्टिकुलरली एसएससी एग्ज़ाम अगर आपका टारगेट है, आपका गोल है, तो देखिए वोकैब्युलरी तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? अब वोकैब्युलरी के अंदर आपके क्या है भई? आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिमिलर मीनिंग। ठीक है? वो वर्ड जो सिमिलर होते हैं मीनिंग में। और एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अपोज़िट हो जाएगा। वो वर्ड जो अपोज़िट होते हैं, है ना? जैसे आपका हिंदी में होता है विलोम, वैसे विलोम और उसके लिए क्या होता है? सिनोनिम्स के लिए क्या हिंदी का वर्ड है? ज़रा बताना अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे बहुत सारे वर्ड्स के लिए, मतलब बहुत सारे एक उसके लिए एक वर्ड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि वन हू हैज़ अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। वन हू हैज़ अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। हाँ भाई, जिसकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए हमारा एक वर्ड है, कौन-सा वर्ड है? वो वर्ड है हमारा कैलीग्राफर। हाँ जी, रट लीजिए इस वर्ड को। आज की ही क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड बता दिया, जो बार-बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो भई वन हू हैज़ अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैलीग्राफर। जैसे आप स्कूल्स में पढ़े हो तो स्कूल्स में आपके कैलीग्राफी कॉम्पिटिशन होता होगा ना। कैलीग्राफी क्या होता है? हैंडराइटिंग होता है।
ठीक है? तो जिसकी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर बोलते हैं। ओके? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आपका, और क्या आता है भई? आपका आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। मुहावरे, है ना? मुहावरे आपने हिंदी में सुने होंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका रहेगा, और भई स्पेलिंग एरर्स भी आती है। आपको वर्ड दे रखा होगा और आपको उसकी सही स्पेलिंग बतानी है कि सही स्पेलिंग क्या होगी। और आपके क्या आते हैं भई? आपके फ्रेज़ल वर्ब्स भी आते हैं। ठीक है? तो ये सारा आपका वोकैब्युलरी का सिलेबस है। अब इतना सारा आप देखिए, करने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर लो। आप भले ही 5000 वर्ड्स कर लो, क्या पता एग्ज़ामिनर 5001 वाला वर्ड पूछ ले, है ना? अब ये मत सोचना कि मैम क्या सही में 5000 वर्ड्स करने हैं, नहीं भई। अगर 5000 वर्ड्स करवाने होते तो भई मैं नहीं करवा सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको 5000 वर्ड्स करवा सकूँ। बट हाँ, मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके 700-800 वर्ड्स हैं। देखिए, हम ना लॉजिकल बात करेंगे। लॉजिकल बात कैसे? क्या आप 5000 वर्ड्स, चलो मैंने करवा भी दिए, मैंने हिम्मत मार के भगवान का नाम लेके मैंने आपको 5000 वर्ड्स करवा भी दिए, बट क्या आपका ब्रेन रिटेन कर पाएगा 5000 वर्ड्स? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमें लॉजिकल होकर चलना है। हम यहाँ पर एग्जाम इंपॉर्टेंट 700 to 800 वर्ड्स कवर करेंगे, जो बार बार आपके हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब देखिए, सीडीएस, एनडीए, डिफेंस एग्जाम्स में, या फिर आपका सीयूटी एग्जाम्स है, इनमें भी वोकैबुलरी पूछी जाती है। बट एसएससी की वोकैबुलरी, इनकी वोकैबुलरी कुछ भी अलग नहीं है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट वही है जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो अगर आप 4000-5000 वर्ड्स को टारगेट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 700 to 800 वर्ड्स टारगेट करो। पहले टारगेट बनाओ कि भाई पहले हमें ये करना है। ठीक है, पहले हमें ये करना है। अगर बाद में टाइम रहा तो और प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे, बट सबसे फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहना चाहिए? आपका रहना चाहिए कि भाई मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीट हुए हैं, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा वोकैबुलरी 700, 800, 900 वर्ड्स जो भी हैं, वो मुझे एकदम रट लेने हैं, एकदम घोल के पी जाना है। ओके? हाँ, तो अब देखिए, ये वोकैबुलरी क्या है, हमारा बहुत ही ज्यादा वास्ट सेक्शन है। मैंने आपको बोला करने के लिए आप 5000 वर्ड्स कर लो, बट एग्जामिनर 5001वां वर्ड पूछ ले, फिर आप क्या करोगे? तो बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, तो इसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी? भाई देखिए, हमें एक राइट अप्रोच फॉलो करनी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि हमें लॉजिकल होकर चलना है, इलॉजिकल बातें नहीं करनी। जैसे होता है ना, बच्चों, मैंने देखा है, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है, बस ये है कि मैम कंटेंट दो, और कराओ और कराओ। मैं तो और करा दूंगी, बट द पॉइंट इज, विल यू बी एबल टू ग्रास्प इट? क्या आप उस चीज को समझ पाओगे? क्या आप उस चीज को रिटेन कर पाओगे? नहीं ना। तो हमें लॉजिकल होकर चलना है, हमें एक राइट अप्रोच फॉलो करनी है स्टार्टिंग से ही, और लिमिटेड कंटेंट रखना है। ठीक है, हमें नहीं भागना 4000 वर्ड्स के पीछे, 5000 वर्ड्स के पीछे। हमें अपना कंटेंट लिमिटेड रखना है कि भाई हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करने हैं। ओके? और देखिए, आपको डेली वोकैबुलरी टारगेट होगा। डेली आपका आपका ग्रामर की भी क्लास आएगी, और उसके साथ साथ डेली आपकी वोकैबुलरी की भी क्लास आएगी। तो जो भी मैं आपको क्लास में कराऊंगी, ठीक है, डे वाइज जो भी मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगी, वो आपको तभी पढ़ के, रट के, घोल के पी जानी है। ठीक है? और उसी के साथ साथ भाई मैक्सिमम रिवीजन। अब देखिए, इस चीज का तो कोई तोड़ ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में फ़ीड होंगी। भले ही कोई एक वर्ड आज आपको याद नहीं हो रहा, बट जब आप बार-बार उस वर्ड को पढ़ोगे, सुनोगे, लिखोगे, तो भाई वो वर्ड ना आपके दिमाग में बिल्कुल फ़ीड हो जाएगा। फिर चाहे कोई आपको उठा के पूछ ले रात को कि भई क्या मतलब है? आप सीधा आंसर दोगे, भई ये मतलब है। ठीक है? तो हमारा क्या है भाई, राइट अप्रोच रखनी है, लिमिटेड कंटेंट रखना है, आपको डेली वोकैबुलरी टारगेट मिलेगा मेरी तरफ से, वो आपको डेली का डेली, मैंने क्या बोला, आपको डेली मेरे साथ चलना है। अगर आपने एक दिन भी मिस करा तो देखिए मुश्किल होगी। चलिए, एक दिन का मैं आपको छूट देती हूँ। मान लीजिए अगर आपने किसी दिन ग्रामर की क्लास मिस कर दी, कोई नहीं, ग्रामर आप नेक्स्ट डे कवर कर लेना। बट चाहे आपकी कितनी भी बुरी हालत है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट फिर भी मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वोकैबुलरी की क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है? चाहे आपके पास बहुत बिजी है,
बहुत बिज़ी आपका शेड्यूल है, बिल्कुल भी आपके पास फुर्सत नहीं है, बट उस शेड्यूल में भी भई आपको वोकैब्युलरी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वोकैब्युलरी तो आपको डेली करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम तक चीज़ें याद कर पाओगे। ग्रामर तो चलिए फिर भी 1% मैंने मान लिया कि आपने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मेरी वीडियोज़ देख ली 2x पर करके, आपको ग्रामर के रूल्स चलो याद हो गए। या फिर आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स कर लिए और उसी को करके आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया ग्रामर में। बट वोकैब्युलरी भई आपको अभी से आज से करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम टाइम तक 700-800 वर्ड को रट पाओगे। ठीक है? और कैसे करना है वोकैब्युलरी वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम डे 1 लेके चलते हैं। ठीक है? डे 1 पर मान लो मैंने आपको 1 वर्ड कराए या फिर मान लो मैंने आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराए। ठीक है? मैंने आपको 40 टू 50 करा दिए। चलिए ज़्यादा नहीं लेते, 40 ही लेके चलते हैं क्योंकि इतना ही आप 1 दिन में कर पाओगे। तो 40 मैंने आपको क्लास में करा दिया। अगर आप मेरी क्लास देखोगे, तो थोड़ा आपको मतलब 60 टू 70% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। बाकी का 30 टू 40% आपको शाम को, ठीक है? उसी दिन शाम को नेक्स्ट इवनिंग में, ठीक है? इवनिंग में उसी दिन आपको वो रिवाइज़ करना है, ओके? नेक्स्ट डे, उसके बाद भई हमारा डे 2 आएगा, ठीक है? डे 2 में मान लो मैंने फिर नेक्स्ट 40-30 जो भी है आपका 40 अब मैंने आपको फिर से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कराए। हाँ जी। तो डे 2 में मैंने आपको फिर से 40 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कराए। तो सबसे पहले आपको मेरी क्लास देखनी है डे 2 की, ठीक है? क्लास में आपको मेरे साथ चीज़ें थोड़ी रिवाइज़ हो जाएँगी। फिर इवनिंग में आ जाते हैं, ठीक है? फिर डे 2 वाली शाम को आपको क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने डे 1 में पढ़ा था, ठीक है? जो आपने डे 1 में पढ़ा था, उसको आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है? पहले आपको डे 1 का रिवीजन करना है, फिर आपको डे 2 का रिवीजन करना है। समझ आया? अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो डे टू डे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भई ऐसे ही चलेगा। ज़रा थोड़ा मेरे साथ बन के चलो, मैं बता रही हूँ कैसे-कैसे करना है। हाँ जी, डे 2 हमारा हो गया, डे 2 पे हमने क्या करा, डे 1 का पहले रिवाइज़ करा, फिर हमने अपना डे 2 का रिवाइज़ करा। अब देखिए आप रिवाइज़ जब करोगे, ठीक है? जब आप अपना रिवीजन कर रहे हो डे 1 का, तो उसमें ना आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है? अब इसको हम 2 वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा कौन से होंगे, ईज़ी वर्ड्स। अब ईज़ी कैसे है भई? ईज़ी और डिफ़िकल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर कैसे डिपेंड करता है? हाँ जी, ईज़ी वर्ड्स होंगे। ईज़ी वर्ड्स कौन से हैं? देखिए आपके लिए ईज़ी अलग हो सकता है, किसी और के लिए ईज़ी अलग हो सकता है। जो वर्ड आपको एक बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही जो वर्ड आपको याद हो गया, ठीक है? जो वर्ड आपको फर्स्ट टाइम में ही याद हो गया ना, वो वर्ड फिर आपको हमेशा याद रहेगा। वो फिर चाहे आप कभी भी 10 साल बाद भी पूछ लेना, तब भी वो आपको वर्ड याद रहेगा, चाहे उसको आप दोबारा रिवाइज़ करें या ना करें। बट कुछ आपको मिलेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स कैसे? जो आपको फर्स्ट टाइम में याद नहीं होंगे, ठीक है? जो आपको फर्स्ट टाइम में याद नहीं होंगे, तो आपको उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्या करना है, रिवीजन के टाइम हाइलाइट करना है। ठीक है? हाइलाइटर से हाइलाइट करना है और जब आप नेक्स्ट डे रिवाइज़ करोगे तो आपको उन हाइलाइटेड वर्ड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ठीक है? क्योंकि देखिए ईज़ी वर्ड्स जो आपको फर्स्ट टाइम में याद हो गए वो आपको हमेशा ही याद रहेंगे। तो बस उन पर नज़र मारनी है, जो आपके हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट लगे थे वो आपको हर मोड़ पे डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो भई हर मोड़ पे डिफ़िकल्ट लगे उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एकदम से मतलब डेली उसको रिवाइज़ करना है, डेली उस पे एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है। ओके? तो देखिए ऐसे करके फिर आपका ज़्यादा नहीं होगा, बस आपको फिर एक बार नज़र मारनी होगी। फिर धीरे-धीरे करके क्या होगा, ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना, ये भी आपके लिए क्या हो जाएँगे, ईज़ी हो जाएँगे। ये भी आपके दिमाग में फ़ीड हो जाएँगे। ओके? तो डे 2 हमारा हो गया, डे 3 पे फिर आपको क्या करना है, डे 3, हाँ जी। जब हमारा डे 3 आएगा,
तो डे 3 पे हमें अपना डे 1 और डे 2 इन दोनों का पहले क्या करना है, रिवाइज़ करना है। हाँ जी, इन दोनों का रिवाइज़ करना है। फिर उसके बाद हमें किस पे जाना है, उसके बाद फिर हमें डे 3 रिवाइज़ करना है इवनिंग में, है ना? मॉर्निंग में तो आप मेरी क्लास देखोगे, इवनिंग में फिर आप क्या करोगे, रिवाइज़ करोगे। तो पहले डे 1 रिवाइज़ करना, अब देखिए डे 2 जिस दिन आप दूसरे दिन रिवाइज़ कर रहे थे, उस दिन आपको डे 1 को रिवाइज़ करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बट जब आप डे 3 पर आओगे ना, तो डे 1 तो आपका यूँ रिवाइज़ हो जाएगा, बस आपको नज़र मारनी है, याद हो जाएगा। हाइलाइटेड वर्ड्स पर क्या करना है, ज़्यादा फ़ोकस करना है। बट जो आपका डे 2 है, भई ये आप फर्स्ट टाइम रिवाइज़ कर रहे हो, फर्स्ट टाइम मतलब उसके बाद डे 2 के बाद तो आप फर्स्ट टाइम रिवाइज़ कर रहे हो ना इसको, राइट? तो इस पे आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसमें भी आपकी वही सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रहेगी? अपना वर्ड पढ़ो, ईज़ी वर्ड्स आपको याद हो गए या हमेशा याद रहेंगे। जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको मार्क करो, हाइलाइट करो और नेक्स्ट डे, डे 4 पर एक्स्ट्रा अटेंशन दो। तो ऐसे हमारी चीज़ें चलेंगी। फिर लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे चाहे आप चलो अपना सैटरडे रख लो लास्ट डे। संडे चलो आपको छुट्टी दी, अपना एन्जॉय करो, घूमो-फिरो, खाओ-पियो, पार्टी करो, जो भी करना है करो, संडे को फ्री रहो। बस सैटरडे को आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन करनी है। ठीक है भई, सैटरडे को हम अपना रिवीजन के लिए रखते हैं। सैटरडे आपका क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीजन होगी, ओके? तो पूरे वीक में आपने जो भी वोकैब्युलरी पढ़ी है, ठीक है? जो भी आपने पूरे वीक में वोकैब्युलरी पढ़ी है, उसे याद करो। देखिए, जो आपका फर्स्ट वीक है ना, जब आप ये चीज़ फर्स्ट वीक फ़ॉलो करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि भई बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत एफर्ट्स माँग रहा है। बट बिलीव मी, थोड़े से एफर्ट्स देना, थोड़ा-सा टाइम देना, फिर यही चीज़ ना जब आपके दिमाग में चीज़ें याद होने लगेंगी, छपने लगेगी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, चीज़ तो मैम ने सही बताई है, अब हमें चीज़ें याद हो रही है। ओके? समझ आ गया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे-कैसे आपको वोकैब्युलरी याद करनी है। मैं आपको सिखाऊँगी, इवनिंग में आपको रिवाइज़ करना है, नेक्स्ट डे आपको फर्स्ट डे का रिवाइज़ करना है साथ में। उसके नेक्स्ट डे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रिवाइज़ करना है और वीक में आपको सारा वीक का रिवाइज़ करना है। और देखिए, मैं भी आपको यहाँ पे डेली तो कराऊँगी ही, प्लस हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको करा दिया और फ्री, नहीं। मैं आपको पहले एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कराऊँगी, फिर मैं उसके क्वेश्चंस कराऊँगी, प्रैक्टिस कराऊँगी, बार-बार क्लास में रिपीट करूँगी, चीज़ें आपके दिमाग में फ़ीड होने लगेंगी। बट थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा-सा टाइम, थोड़ी-सी डेडिकेशन भई आपको भी अपनी साइड से रखनी पड़ेगी। हाँ, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पिलर पे और वो क्या है भई, वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। हाँ जी, हमारा कौन-सा पिलर है नेक्स्ट? हमारा है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो देखिए, ये मेजर सेक्शन है। चाहे किसी एग्जाम में आपका वोकैबुलरी आए, ग्रामर आए, कोई गारंटी नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका सभी एग्जाम्स का मेजर सेक्शन है। काफ़ी सारे एग्जाम हैं, आपके जैसे आपका क्लैट हो गया, जिसमें आपका ग्रामर वोकैबुलरी पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जैसे आपके पास पैसेज है, ठीक है? पैसेज आपको दे दिया, आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ओके? तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी आपके 3 पार्ट्स हैं। एक है आपका क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट आपका कुछ नहीं है भई, ये आपका एक तरह से फिल अप की तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। ठीक है? आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, पैराग्राफ में आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 5, 6, 10 अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम डिफ़र करता है। तो आपको पढ़ के पैराग्राफ को फिर आपको फिल अप करना है कि भई यहाँ पे कौन-सा वर्ड हमारा आ सकता है। पैराजंबल सेंटेंसेस हमारे क्या है भई, पैराजंबल सेंटेंसेस है कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, कोई पैराग्राफ है, वो आपको रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है। तो आपको उसका सही ऑर्डर बताना है कि भई इसका सही ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ होगा? फिर क्या हुआ होगा? देन क्या होगा? जैसे एक स्टोरी है और वो स्टोरी आपको रिवर्स करके दे दी। तो अब आपको उसे सही फॉर्मेट में लगाना है। तो वो हमारा क्या है? पैराजंबल सेंटेंसेस है। और थर्ड हमारा क्या है भई? थर्ड है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही है आपका जो मैंने अभी आपको बताया कि पैसेज होगा और पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करने होंगे। ठीक है? अब देखिए, इस चीज़ के लिए ज़रूरी क्या है? आप बोलोगे मैम, इसमें तो ग्रामर वोकैब्युलरी आता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्लैट को टारगेट कर रहे हैं तो फिर तो हमें ग्रामर वोकैब्युलरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आप गलती कर रहे हो।
क्योंकि अगर आपको इस सेक्शन पर पकड़ करनी है ना, कॉम्प्रिहेंशन पर अगर आपको पकड़ करनी है, तो थोड़ी-सी आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर और वोकैब्युलरी की भी। ठीक है? आपका ग्रामर और वोकैब्युलरी पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि क्लोज़ टेस्ट में काफ़ी बार आपके जो फिल-अप्स होते हैं ना, वो आपके ग्रामर बेस्ड आ जाते हैं या फिर आपका वोकैब्युलरी बेस्ड आ जाता है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे कर पाओगे? ठीक है? और सेकंड क्या है भई, रीडिंग इज़ अ मस्ट। हाँ जी, आज से ना एक हैबिट बना लीजिए। क्या हैबिट है? कि आपको डेली, ठीक है? डेली आपको क्या करना है? डेली आपको 20 मिनट्स अपना इंग्लिश रीडिंग को देना है। देखिए, एक ना मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। फैक्ट क्या है? भले ही आप कितना भी इंग्लिश रूल्स से पढ़ लो, वोकैब्युलरी रट लो, बट जो आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग जो आपका रीडिंग से डेवलप होगी ना, वो एक अलग लेवल की होती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई फिर आप मेरी वीडियोज़ मत देखो या फिर आप बस इंग्लिश रीडिंग करो, नहीं। बट अगर आप इंग्लिश रीडिंग करोगे ना, तो वो आपकी प्रिपरेशन को 10 टाइम्स बढ़ा देगा, ठीक है? तो रीडिंग मस्ट है। आज से ना एक हैबिट बनाओ। हैबिट क्या बनानी है कि आपको डेली 20 मिनट रीडिंग करना है। चाहे आप कुछ भी रीड करो, आप न्यूज़पेपर रीड करो, आपको अगर नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो नॉवेल्स देखो। या फिर मान लीजिए अगर आप वेब सीरीज़ भी देखते हैं ना, तो थोड़ा-सा वेब सीरीज़ ना इंग्लिश में देखना स्टार्ट करिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ ना जो मैं आपको बोल रही हूँ रीडिंग का, ठीक है? जो मैंने आपको रीडिंग का बोला, ये आपको एक दिन में असर नहीं दिखाएगा कि भई आपने आज रीडिंग कर ली तो एकदम से आपको कुछ मिल गया, नहीं। बट आप ये चीज़ जब रेगुलर फॉलो करोगे आफ्टर 2 टू 3 मंथ्स, ठीक है? 2 से 3 महीने के बाद यू विल डेफिनिटली सी द रिजल्ट्स, ठीक है? आपको डेफिनिटली रिजल्ट्स दिखेंगे। समझ आया? एंड थर्ड क्या है भई? थर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की भाई। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो आपका ग्रामर और वोकैब्युलरी देखिए, ग्रामर और वोकैब्युलरी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में आपको क्या मिलेगी? पकड़ मिलेगी। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि आपको थोड़ा-सा अभी से डेली 20 मिनट्स रीडिंग की हैबिट डालनी है। इससे आपका इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और अंडरस्टैंडिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को टारगेट करने में। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए पैराजंबल सेंटेंसेस है। अब आपको जब पता ही नहीं है, जब आपको इंग्लिश का आपको एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कैसे उस सेंटेंस को अरेंज कर पाओगे? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी अगर आप पढ़ोगे, तो जब आपको समझ ही नहीं आएगा, जब आपको रीडिंग करने की हैबिट ही नहीं होगी, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इंग्लिश रीडिंग की हैबिट होना ज़रूरी है। और थर्ड हमारा प्रैक्टिस रहेगा भई, हम भर-भर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हम एकदम मतलब बेसिक से बेसिक उठाएँगे और एडवांस्ड लेवल तक आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। आप थक जाओगे, बट प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं रुकेगी। तो प्रैक्टिस की चिंता मत करो, प्रैक्टिस हम भर-भर के करने वाले हैं। हाँ भाई। अभी देखिए, वन स्टेप एट अ टाइम। देखिए, एकदम से तो कुछ नहीं होता, एकदम से महल नहीं बनता, है ना? एकदम से घर नहीं बनता, एक-एक ईंट करके घर बनता है। तो वही बात है, टेंशन नहीं लेनी है। धीरे-धीरे करके वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? धीरे-धीरे करके, डे टू डे करके हम अपना सारा कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है, ठीक है? रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। वही मैंने बोला आपको कि देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको 60-70% फीड कर दूंगी आपके दिमाग में, बट 20 to 30% तो भाई आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ये मेरा वादा है, अगर आप मेरी बात फॉलो करोगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर चलोगे, मेरे अकॉर्डिंग आप रिवीजन करोगे, याद करोगे, तो भाई इंग्लिश में आपका स्कोर बढ़िया होगा। ठीक है? अगर आप इंग्लिश में टाइम दोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इंग्लिश में आपका स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर हुआ? समझ आया? हाँ जी, और मैंने आपको बता दिया है कैसे-कैसे आपको वोकैब्युलरी करना है, ग्रामर का भी आपको समझा दिया है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए भी बता दिया है। तो अभी से ज़रा एक बार जल्दी से बताते हैं क्या बताना है। अभी से आपको क्या करना है? डेली रीडिंग, ठीक है भई? अपना डेली रीडिंग स्टार्ट कर दो। 20 मिनट्स है यार, 20 मिनट्स निकालो। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप बस से कहीं जा रहे हो, मेट्रो में कहीं जा रहे हो, बस 20 मिनट निकालो, थोड़ा-सा पढ़ लो इंग्लिश, ओके? सेकंड, स्टार्ट वॉचिंग कंटेंट।
अब देखिए, आप सभी वेब सीरीज़ तो देखते ही होंगे, है ना? सब के सब आप वेब सीरीज़, कोरियन ड्रामा, के ड्रामा, जापानीज़ ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा सब देखते होंगे। तो 2 चीज़ें थोड़ा-सा फ़ॉलो करो, एक तो आप रीडिंग करो 20 मिनट, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बोल रही हूँ 20 मिनट करना है, ठीक है? और सेकंड क्या करो, सेकंड आपको बस थोड़ा-सा ना कंटेंट जो आप देख रहे हो, वेब सीरीज़ जो आप देख रहे हो, उसको इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो विद सबटाइटल्स, ठीक है भई? सबटाइटल्स के साथ देखनी है ताकि आपको समझ आए। अब देखिए, इससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा प्लस आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। क्लियर हुआ? समझ आया? चलिए भाई, तो फिर आज की हमारी ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में। ओके, सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।